तो ट्रेडर्स, आज मैं अपने चैनल की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ। आज तक इतने ज़्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको कभी नहीं बताई होगी। अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख जाते तो आप एक दिन में 1-2 करोड़ नहीं, 100, 200, 300 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। तो ध्यान से सुनेगा आखिर ये स्ट्रैटेजी है क्या। तो जेन स्ट्रीट यहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, प्रॉप डेस्क है, एचएफटी फर्म है, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चार्ट में एग्जाम्पल दिखाऊंगा, दिन दिखाऊंगा और आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि आखिर ये कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो किया करते थे। तो अब तक आप लोगों ने जेन स्ट्रीट का जो मसला है वो पूरा सुन लिया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता, 30 सेकंड के अंदर बताता हूँ। अमेरिका की एक फर्म है, मतलब ये केस जो हुआ है वो अमेरिका से शुरू हुआ है, इंडिया में कुछ होना भी नहीं था। तो जेन स्ट्रीट जो है वो इंडिया में दबा के प्रॉफिट कर रही थी। अब इसके प्रॉफिट को देख के एक दूसरी कंपनी है जिसको जलन हुआ, एम से उसका कुछ तो नाम स्टार्ट होता है, मिलेनियम या पता नहीं क्या नाम है ऐसा कुछ। तो इसने क्या करा, इसने जेन स्ट्रीट के कुछ एम्प्लॉयज को अपने अंदर बुला लिया जेन स्ट्रीट से ज्यादा पैसे देके। तो बहुत सारी एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, बट एम्प्लॉयज ने जाके उन्हें स्ट्रैटेजी बताई। और जेन स्ट्रीट के जो स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला उस स्ट्रैटेजी का नाम है इंडिया स्ट्रैटेजी, जो वो इंडियन मार्केट में यूज करते हैं। और साल का हजारों करोड़ प्रॉफिट करते हैं, 30-40 हजार करोड़ का प्रॉफिट ये करते हैं। तो इन्होंने जाके, जब इन एम्प्लॉयज ने जाके स्ट्रैटेजी इस कंपनी को बताई, तब जाके पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा घपला चल रहा है। तो केस हुआ कहाँ? केस हुआ अमेरिका में। अमेरिका में क्यों केस हुआ? क्योंकि जेन स्ट्रीट है अमेरिकन कंपनी, वो अमेरिका के क्लाइंट्स का पैसा यूज करके इंडिया में प्रॉफिट बना रहे। तो भाई कहीं ना कहीं वैसे लूट तो हम लोग रहे हैं, बट फायदा उनका हो रहा है। फिर भी वो अमेरिका में जाके केस हुआ और फिर मामला सेबी तक पहुंचा। और अब सेबी ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी करी है जिसको देख के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो वो पूरा रिपोर्ट 104 पेज का है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो सेबी की रिपोर्ट है जिसे मैंने पूरा स्टडी करा है इन डेप्थ, और इसके बेसिस पे मैं आपको ये वीडियो ला के दे रहा हूँ। तो सारी चीजें यहाँ पे प्रूवन है, फैक्ट है। यहाँ जाके आप जाके रिसोर्सेज वगैरह चेक कर सकते हैं। 100 पेज का पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख। तो समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो जेन स्ट्रीट जो कंपनी है वो इंडिया में आके रजिस्टर हुई है, और ये रजिस्ट्रेशन इन्होंने 4 नाम से कर रखा है। आपको ये लास्ट वाला नहीं दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2 कंपनी इंडिया में इन्होंने रजिस्टर करी है, एक सिंगापुर में, एक हांगकांग में। और ये सारी कंपनियां इंडियन मार्केट में करती थी ट्रेड। मैनिपुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इंडिया की कंपनियों को, क्योंकि ज्यादा पैसा अगर बाहर से आएगा तो एफपीआई के कुछ रूल होते हैं, उसमें मामला उलझ जाएगा। बट पैसा इंडिया का इंडिया में ही रहेगा, तो जो मामला है वो बिल्कुल भी उलझने वाला नहीं है। तो इन 4 कंपनियों की मदद से किया गया ये पूरा कांड। एक बार समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा ये स्कैम है। 43,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में प्रॉफिट किया है इन्होंने, और इंडेक्स ऑप्शन में हुआ है प्रॉफिट, बट स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर में हुआ है 7,000 करोड़ का लॉस। यहाँ पे कैश मार्केट में हुआ है 300 करोड़ का लॉस। नेट प्रॉफिट बचता है 36,000 करोड़ का। तो भैया ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपके ऑप्शंस में तो आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन आपको इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक में लॉस हो रहा है, आपको कैश मार्केट में भी लॉस हो रहा है। तो आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी निकाल ली कि जिसमें ऑप्शंस में ही पैसा बचता है, बाकी जगह लॉस होता है? कुछ तो बोलेंगे हेजिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ऐसा कौन हेज करता है भैया कि आपने खाली ऑप्शंस में पूरा बेट कर दिया अपना, वहां से प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो लॉसेस है वो इतने कम है। तो इतना बढ़िया अगर कोई हेजिंग स्ट्रैटेजी हो तो मुझे भी वो पता चले, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दाल काला है। सेबी को अभी लग रहा है कि पूरी दाल काली नहीं है। सेबी को लग रहा है कि ये जो 43,000 करोड़ का मामला है उसमें केवल 4,000 काला है, यानी 21 मैनिपुलेशन हुए हैं, लगभग 21 के आसपास, जिसमें से 4-5 हजार करोड़ का जो चूना है वो भारतीय जनता को लगाया गया है, मतलब गलत तरीके से प्रॉफिट किया गया है। ये सेबी मानती है, बट मैं मानता हूं कि पूरी दाल ही काली है, अभी मामला खुलना बाकी है। तो आखिर इनकी स्ट्रैटेजी कौन सी थी वो समझते हैं, और मैं आपको आराम से समझाता हूँ स्ट्रैटेजी क्या। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग को बेवकूफ बनाया जाता है, और कैसे कैसे जो हम ट्रैपिंग स्ट्रैटेजीज चैनल में बताया करते थे कि इस ट्रैप से बच के रहना है, ऐसी चीजों से बच के रहना है, वही चीजें एक्चुअली हुआ करती थी। पर्सनली मुझे भी पता नहीं था कि ये चल रहा है, लेकिन चार्ट को देख के वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भैया मामला कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। तो ये भैया तैयार की गई है आप लोग के लिए पूरी ब्रीफ। 2 स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता था जेन स्ट्रीट द्वारा। ये है हमारी पहली स्ट्रैटेजी 2 फेजेस में चलती थी। पहले फेज में होता था, आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा चार्ट में दिन के हिसाब से, फिर आप देखना आपने उस दिन क्या करा। पहली स्ट्रैटेजी चलती है मॉर्निंग मैनिपुलेशन, जिसका टाइमिंग दिया हुआ है 9 बजे से 11 बजे तक। ये सीबी के उसमें भी मेंशन है, बट एक्चुअली जो काम होता है ना वो शुरू के 10 मिनट में होता था। 9:15 से लेकर 9:22 25 तक काम खत्म।
जो सुबह की मैनिपुलेशन वाली टैक्टिक्स है, जो सुबह पोजीशन बनाने का काम है, वो काम इनका हो जाता था। कभी कभी थोड़ा देर भी होता था, 10:30-11 भी बजते थे, बट एक्चुअल काम 9:30 बजे से पहले इनका खत्म हो जाता था। तो जब हम सिस्टम पे बैठ के अपने हाथ गर्म कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं कि अब ट्रेड लिए जाएंगे, उससे पहले इनकी जो जाल थी वो बिछा दी जाती थी रिटेल ट्रेडर्स के लिए। हम एग्जांपल लेंगे 17 जनवरी का, बाकी भी मैं दिन बताऊंगा, आप जाके चार्ट में देख लेना। जिसमें इन्होंने एक दिन में करा था 734 करोड़ का प्रॉफिट, एक दिन में। किसने लॉस करा ये पैसा, आप मुझे बताओ। बहुत कम होंगे जो ऑपोजिट में प्रॉप डेस्क वाले होंगे, मान लेता हूँ 100, 150, 200 करोड़ आगे वाली कंपनी का प्रॉप डेस्क का लॉस हुआ। बाकी 400 से 500 करोड़ रुपए जो फंसे हैं वो इंडियन रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पे फंसे हैं। एक दिन में इतना बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। ये सारी चीजें अभी आप पढ़ लेना, मैं आपको वापस आके बताऊंगा, लेकिन साथ में चार्ट भी खोलते हैं, चार्ट के साथ समझने में मजा आएगा। तो यहाँ पे फटाफट हम चलते हैं 17 जनवरी के चार्ट में। तो देखो मैंने डेट डाल दी, जनवरी 2024 17, जिसका एग्जाम्पल सेबी ने हमें दिया है, बिकॉज सेबी के पास सारा डेटा है, सेबी जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन है ये सरकारी ही ना, तो थोड़ा धीरे चलती हैं चीजें, इसलिए सारी चीजें आपको भी पता नहीं होंगी, बट फिर भी इन्होंने काबिले तारीफ काम करा है। सेबी जो भी डेटा लेके आ रही है बहुत जरूरी है। अगर यही सेम काम अमेरिका वालों के साथ हुआ होता ना, किसी इंडियन कंपनी ने की होता, पूरा दुनिया हमें स्कैमर बोल देती, लोग हमें ऑनलाइन स्कैमर बोल के ट्रोल करते, और अमेरिका बोल देता कि भाई अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर इंडिया ने हमला करा है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये वो। लेकिन फिर भी सेबी बढ़िया काम करे, तो सेबी की भी तारीफ यहाँ बनती है। अब देखो इस दिन हुआ क्या, मामला खुला था गैप डाउन, काफी ज्यादा गैप डाउन हुआ था मामला, और ये गैप डाउन ओपनिंग में भी कहीं ना कहीं उनका हाथ हो सकता है, बट प्री मार्केट में सेबी ने अभी ध्यान नहीं दिया। मामला बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, कुछ ना कुछ पक्का न्यूज होगा। इस दिन था वेडनेसडे, और अगर आपको याद हो तो पिछले साल वेडनेसडे को क्या हुआ करती थी, वेडनेसडे को हुआ करती थी एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, अच्छा हाँ, सारा खेल खेला गया बैंक निफ्टी में, और अब वो धीरे धीरे निफ्टी में भी शुरू कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मामला खुलता है, इतना ज्यादा गैप डाउन, और पहली कैंडल में ही 600 पॉइंट जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर आ जाता है। कोई सेंस बनता है इस बात का, आखिर इतना गैप डाउन हम खुले क्यों जब हमें पहले कैंडल में ऊपर आना। अगर हम पहले कैंडल में 600 पॉइंट ऊपर आ भी गए तो उसके बाद हम और ऊपर क्यों नहीं गए, आखिर इस बात का कोई सेंस बन रहा है। तो इस बात से बचने के लिए एक एडवाइस मैंने आपको शुरू से दी है कि भैया शुरू के 30 मिनट, शुरू के 15 मिनट बिगिनर्स के लिए है ही नहीं। फर्स्ट कैंडल पे भरोसा करना ही नहीं है। फर्स्ट कैंडल के ऊपर मतलब बहुत स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है, मैं अपने ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बाकी लोगों ने भी बताई है। अगर आप खुद भी ट्रेड कर रहे हो ना तो भी आपको ये मैनिपुलेशन पैटर्न समझ में आएंगे, बट आप ध्यान से देखना। तो इन्होंने किया क्या, 9:15 से लेके जो पहली कैंडल बनी और शुरू में ही लगभग मतलब आप मान लो 9:20 तक, ठीक है, 9:20 क्या, आप 9:15 से 9:25 मान लो, चलो ठीक है, 10 मिनट का टाइम हमने मान लिया। 10 मिनट के टाइम पे इन्होंने एलटीपी के ऊपर ऑर्डर्स डालने शुरू किए। मतलब अगर प्राइस चल रहा है 46,500 का, ये अपने सिस्टम में ऑर्डर डाल देंगे 46,501 का, बाई ऑर्डर डाल देंगे। अब मैं बताता हूं आपको ये स्कैम है क्यों। देखो ये है एक एचएफटी मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये 1 सेकेंड के अंदर भी 1000 ऑर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। इनका जो पूरा एज रहता है ना, वो पूरा एज रहता है टाइम पे, ये कितने फास्ट अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके लिए वो टेक्निकल एडवांसमेंट भी करते हैं, कंप्यूटर स्ट्रांग है, जो उनका सर्वर है वो जस्ट एनएससी बीएससी के बगल में लगा हुआ है, सारी चीजें करते हैं। इसके लिए वो एल्गोरिथम्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। तो इन एचएफटी फर्म्स का असली जो इनकम सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है आर्बिट्राज इनकम होता है। मार्केट मेकिंग से ये कमाते हैं, हर ट्रेड में 2-2 पैसे 3-3 पैसे या उससे भी कम ये कमाते हैं मार्केट मेकिंग में। मतलब वो बायर सेलर्स के बीच में ऑर्डर्स पंच करते रहते हैं, आपसे वो एग्जीक्यूट होता है तो तुरंत बाई करते हैं, तुरंत सेल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके मार्केट में जो पोजीशन रहती है वो नल रहती है। जैसे मान लो कि अगर वो कोई एक स्टॉक खरीद रहे हैं तो उतना स्टॉक ये बेच रहे हैं। तो इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी जो फर्म्स होती हैं वो कमाती हैं, और यही इनका सही तरीका है। बट क्योंकि ये मार्केट में इतना ज्यादा ऑर्डर डाल रही होती है ना, अगर आप यहाँ पे स्टैट्स देखोगे तो इनका ऑर्डर मार्केट का 30% कैप्चर कर लेता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से ये सारा जो डेटा मैंने निकाल रखा है, तो अगर आप इनकी पोजीशंस वगैरह देखोगे ना तो 23%, 24% जो इनका ओवरऑल ऑर्डर साइज है, वो ऑर्डर साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, 30% के आसपास कवर कर लिया। तो इसी चीज का ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उनके पास, इसी का फायदा उठा के वो मार्केट्स मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। इतना जल्दी जल्दी ऑर्डर डालेंगे, और इनके एल्गोरिथम्स एलटीपी रीड कर रहे हैं, आप जो ऑर्डर्स पंच कर रहे हैं उसको रीड कर रहे हैं आपसे पहले,
और वो ऑर्डर आपके लेवल से ऊपर डाल देना, तो आपके ऑर्डर्स ऊपर एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। इसको कहते हैं आर्टिफिशियली पंप करना। तो इन्होंने आर्टिफिशियली यहाँ पे पंप किया। अब आप थोड़ा डिटेल देखो, डिटेल देखने में और मजा है। ये है मेरे पास डिटेल। पंप करने के लिए इन्होंने किसका इस्तेमाल किया? 1851 करोड़ इन्होंने बैंक निफ्टी के स्टॉक्स खरीद लिए सुबह सुबह के टाइम। 23%, जितना भी आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेडिंग हुआ उसका 23% वॉल्यूम इनका था। जितना भी एक्सिस बैंक में हुआ उसका 24% वॉल्यूम इनका था। एसबीआई में 25%। एक आदमी 1/4 मार्केट कंट्रोल कर रहा है, तो आप सोचो क्या वो मार्केट मैनिपुलेट नहीं करेगा? एचडीएफसी में केवल 5% था, क्योंकि एचडीएफसी काफी बड़ा है। 300 करोड़ इन्होंने इसमें भी डाले थे। तो 1800 करोड़ शुरू के 5-10 मिनट में इन्होंने ठोक दिए, बाई किया, जबरदस्त बाई किया। अब सब बाई करोगे तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही है ना। 15 से 25% जितना भी स्टॉक ट्रेड होता था सब इन्हीं का रहता था, ठीक है। और ये एग्रेसिव प्राइसिंग का यूज करते थे। इतना ही नहीं किया इन्होंने यहाँ पे फ्यूचर्स भी बाई करे। 2500 करोड़ के इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीद लिए। ये इन्हीं के फ्यूचर्स इन्होंने बाई कर लिए, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स नहीं। इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी बाई करना स्टार्ट किया, ताकि लोगों को लगे ये फ्यूचर भी बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट्स तो बढ़ ही रहे हैं, और फ्यूचर में भी थोड़ा प्रॉफिट इनको हो जाता है वैसे। लेकिन इनका वो मोटिव है ही नहीं, वो छोटा गेम खेल ही नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता। अब जैसे ही ये होता है, क्या हुआ? अचानक से ही हुआ। तो क्या हुआ? कॉल प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी हो गई। कॉल प्राइसेस गैप डाउन के कारण सस्ती खुली थी बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ही आए कॉल प्राइसेस अचानक से महंगी हो गई। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, कॉल प्राइसेस हो जाती है महंगी, और जो पुट बहुत ज्यादा गैप डाउन के कारण महंगी खुल गई थी वो पुट सस्ती हो जाती है। तो ये सेम इसी जगह पे कॉल को करते हैं सेल। अब इनका असली गेम शुरू होता है। कॉल को ये सेल करते हैं और यहाँ पे पुट को ये बाई करते हैं। महंगे कॉल इन्होंने बेच दिए, पुट इन्होंने बाई कर दिया, मतलब कंप्लीटली बेयरिश पोजीशन बना के बैठ गए। और ये सारा जो ग्रैनुलर एलटीपी एनालिसिस करी है सेबी ने, मतलब इनके हर एक ऑर्डर्स को जाके स्टडी करा है, तब वो ये डेटा दे रहे हैं। इन्होंने पुट बाई कर लिया, कॉल सेल कर दिया, अभी तैयार हो गए मार्केट के गिरने के लिए। और ये काम इन्होंने धीरे धीरे किया, धीरे धीरे करके ये पोजीशन जो है वो यहाँ पे बनाई गई। अगर आप देखोगे उसके बाद 32,000 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट मतलब अगर बैंक निफ्टी में बन रहा है तो एक ट्रेड करने में, तो मान ली एक पुट ऑप्शन बाई करने में एक लॉट आपको 10,000 लगता है। बस उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि 10 × 40 कर दो, आप 40,000 कर दो तो 4 लाख के आसपास होता है वो। तो अब वो कैश इक्विवेलेंट बता रहा है, बट फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इन्होंने अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन बनाई 32,000 करोड़ रुपए की। चीप पुट ऑप्शंस बाई करे, एक्सपेंसिव कॉल ऑप्शंस बेचे। जो उनका लेवरेज था वो 7 गुना ज्यादा था। जो पोजीशन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर वगैरह में बना रखी थी उसका 7 गुना लेवरेज लेके उन्होंने ये पोजीशन अपनी बना ली। उसके बाद शुरू होता है इनका गेम। अब धीरे धीरे करके चार्ट देखो आप, यहाँ ऊपर गया, बहुत लोगों को ट्रैप करा, फिर से एक बार ऊपर आया, ये भी ट्रैपिंग पैटर्न था, हाई ब्रेक नहीं कर पाए। तो प्राइस एक्शन तो फॉलो होता है भैया। आप चार्ट ढंग से देखना सीख जाओ ना, तो ये लोग जो भी करते रहे आप कहीं ना कहीं बच तो जाओगे। यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे शुरू होती है गिरावट। हर बड़ी कैंडल पे, जो भी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है उसमें जेन स्ट्रीट भैया अपना माल बेच रहे थे। तो उन्होंने क्या किया सेकंड फेज में? 1800 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग कर दी। कितने का बाई करा था इन्होंने? 1851 करोड़ का 1851, और 1858 का कर दिया इन्होंने सेल। थोड़ा लॉस भी ले लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी ये सेल कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लॉस में सेल हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पूरी पोजीशन इन्होंने काट दी, धीरे धीरे करके सेल कर। 3000 करोड़ के फ्यूचर भी बेच दिए। पहले कितने के बेचे थे? 2500 कुछ करोड़ के बेचे थे, अब इन्होंने 3000 करोड़ के फ्यूचर बेच दिए कि कुछ तो फ्यूचर में भी बन जाएगा। और जब ये सेल कर रहे थे तो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, अपनी टेक्नोलॉजिकल एल्गोरिथम्स की मदद से। स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्यूटिंग पावर ज्यादा है, बेसिक फंडामेंटल इनके पास एडवांटेज थी, उसी को यूज करते हुए फिर से मार्केट को वो नीचे लेके गए। 61 करोड़ का उन्हें लॉस हुआ, ये करने में उन्हें 61 करोड़ का लॉस हो गया यहाँ पे। बट भैया ऑप्शन में कमाई हो गई 750 करोड़ की। तो धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट वगैरह अपना बुक करते रहे। लास्ट के आवर्स में, जो लास्ट का घंटा था, आप देखो जो लास्ट के क्लोजिंग आवर्स थे, आप देख रहे हो लास्ट के टाइम भी मार्केट को फॉल करवा दिया है। लास्ट के 1-1.5 घंटे की बात कर रहा हूँ। तो इस समय जानबूझ के मार्केट को ऐसे जगह पे क्लोज करवाया गया जहां वो चाहते थे। तो वो चाहते थे कि मार्केट 46,000 के आसपास ही आके क्लोज हो। आप देख रहे हो कितनी करीब ये क्लोजिंग है, 46,000 से जरा सा ऊपर, लेकिन उसके आसपास, वही वो चाहते थे। और केवल आखिरी के घंटे में उनको 170 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि लगभग दिन का 25% था। बाकी उन्होंने दिन भर में यहाँ पे बुक करी थी। तो ये इनकी पहली स्ट्रैटेजी थी। और ये भैया एक दिन नहीं हुई थी, ये मैं सब कुछ अभी बताता हूँ आपको, ये एक दिन नहीं हुई थी। आपको एक एक करके दिखाते हैं। इसके बाद थोड़ा बड़ा दिन देखते हैं। ये दिन देखो, इस दिन 317 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अक्टूबर 18, 2023। इस दिन भी देखो आप, ये है हमारे पास 18 अक्टूबर का चार्ट।
इस दिन भी आप देख रहे हो तो फर्स्ट कैंडल में इन्होंने इनिशियली सेल करा और उसके बाद फिर ये वाला जो मूव है इस टाइम इन्होंने सुबह प्ले नहीं करा। यहाँ पे जब ये अपसाइड मोमेंटम आए उसके बाद फिर हमारे सामने बड़ा फॉल देखने, तो ये था मैनिपुलेशन। इस जगह पे जो वोलेटिलिटी आई उसकी क्या जरूरत थी, मार्केट तो डायरेक्ट भी गिर सकता था। उसके बाद इन्होंने कर दिया जबरदस्त यहाँ पे सेल। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 18 अक्टूबर का दिन कौन सा था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, कौन सा दिन था, आप उसको भी नोटिस करिएगा। तो ये 18 अक्टूबर को भी उन्होंने सेम काम। उसके बाद अगर आप अगस्त 31 देख लो, ये अगस्त 31 आप देखो सेम चीज हुई है। यहाँ पे मार्केट को ये ऊपर नीचे करने की क्या जरूरत थी भैया, ऊपर नीचे करने की क्या जरूरत थी, जब वापस नीचे ही आना था। तो इसको ऊपर खींचा गया, ऊपर खींचा गया, फिर से सेम चीज की गई, पुट बाई किए गए, कॉल सेल किया गया, मार्केट को फिर से नीचे गिराया गया। जब आपके पास मार्केट का 1/4 वॉल्यूम कंट्रोल में हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर ये लीगल है, सर ये बढ़िया है, ये ऐसा तो किया जा सकता है। आप समझ रहे हो इसमें इलीगल क्या है? आपको ये एंगल समझना पड़ेगा कि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है जो अपने ऑर्डर्स को यूज करके, जो जो उसको नहीं करना चाहिए, अपने आर्बिट्राज ट्रेडिंग पावर को यूज करके वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये मैनिपुलेशन का टर्म सेबी ने डिस्क्राइब करा है। तो लीगल इलीगल ये नहीं होता कि आप ऑर्डर पंच कर पा रहे हो तो सब सही है, ऐसा नहीं होता है भैया। आपको सेबी ने कितने सारे लोगों को बैन कर रखा है कि आपने बस स्टॉक के बारे में कुछ जानते थे, आपने ट्रेड ले लिया, आपको बैन कर दिया गया। कोई एग्री नहीं करता कि हाँ मैं जानता था स्टॉक के बारे में, फिर भी वो बैन पड़े हुए हैं। तो ये थी सेबी की पहली स्ट्रैटेजी यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड स्ट्रैटेजी थी वो भी लगभग ऐसी ही थी। सेकंड स्ट्रैटेजी भी उन्होंने यूज करा है और अब वो सेकंड स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्ट्रैटेजी पे अब वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि भैया बैंक निफ्टी हो गया बंद, ऑप्शन बाइंग हो गई है कम, लॉट्स बढ़ गए हैं, तो दिक्कत हो रही है। ये उनके प्रॉफिट के चार्ट है, वैसे मैंने बनाए हैं कि किस दिन कितना प्रॉफिट हो, हर दिन प्रॉफिट ही है, लॉस के कोई चांसेस नहीं है। तो सेकंड स्ट्रैटेजी इनकी होती है एक्सटेंडेड मार्केट मार्किंग द क्लोज। मतलब ये पहले से डिसाइड करते हैं कि भैया आज एक्सपायरी है, इसी दिन यहीं पर, आज के दिन यहीं पर मार्केट को बंद करवाऊंगा मैं और यही मेरा प्रॉफिट का मुद्दा बनेगा। तो यहाँ भैया पैसा कमाया जाता है ऑप्शन सेलिंग की मदद से। ऑप्शन बाइंग से हाथ खींच लिए गए हैं जब से वॉल्यूम कम हो गया। तो सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स को कुछ तो बचाया है, जो लोग एकदम बिना समझे आते थे वो फिलहाल बच जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, 2-2:30 बजे तक मामला रहता था एकदम शांत, आराम से ट्रेडिंग की जाती थी। मैं आपको दिन के हिसाब से दिखाता हूँ। लेटेस्ट दिन देखते हैं, ये मई 8 का दिन, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये मई 8 है। ठीक है, मई 8 है, इस दिन 1900 करोड़ का हुआ था। तो 8 मई को चलते हैं निफ्टी में। तो ये 8 मई का चार्ट है हमारा निफ्टी का। बस खाली ये चार्ट देखो आप, क्या बढ़िया चार्ट बना हुआ है। सुबह सुबह मार्केट खुलता है, मार्केट में कुछ हलचल नहीं है, मार्केट शांत। इतना शांत मार्केट एक्सपायरी के दिन कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा। ये देखो आप, ये चल रही है पोजीशन बनाने की तैयारी, यहाँ पे पोजीशन उठाई जा रही है ताकि मैनिपुलेट किया जाए। और 2 बजे के बाद शुरू होता है तांडव। ये 2 बजे के बाद आप देख रहे हो क्या हुआ, मार्केट को 24,160 पे क्लोज करवाना था 150 के आसपास। किसी ने सोचा होगा ये प्राइस एक्शन देख के कि क्लोजिंग वहां मिलेगी, लेकिन क्लोजिंग वहीं पर होती है और इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। अब आप किस तरीके से आप इसको सही जस्टिफाई कर सकते हो मुझे समझ में नहीं है। और लूटा किसको गया? रिटेल ट्रेडर्स को ही यहाँ पे लूटा गया है। और अच्छा हुआ दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, अच्छा हुआ दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो ये केस सामने आया। अगर वो कंपनी भी सोचती कि क्या फायदा लड़के हम भी लूटते हैं इंडियंस को जाके, तब मामला बहुत गड़बड़ हो जाता। पर ये चीजें शायद ही कभी सामने आ पाती। हर एक दिन आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है, आपकी मर्जी, आप जाके देख सकते हो, आप जाके देख सकते हो, आप चीजें पढ़ सकते हो, सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट में है। अब मैं फाइनली जानना चाहूंगा इस सब के ऊपर आपके विचार क्या है। मैंने अपने विचार आपको बता दिए, मैंने एनालिसिस करके बता दी। एक फाइनल विचार मेरा ये है कि भैया अगर आप सच में इस चैनल को फॉलो कर रहे हो या कोई भी एक डिसेंट यूट्यूबर के चैनल को फॉलो कर रहे हो जो सच में ट्रेड करता हो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, अच्छे लोग हैं, तो उनके अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट करा होगा, या आप खुद भी ट्रेड कर रहे हो ना, आप 1-1.5 साल से आपने खुद ये सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे कि मामला यहीं जाके फंस रहा है। तो हम क्या करते थे, हम उससे बचते थे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ था नहीं, कोई मार्केट चला रहा है तो उसको टारगेट कर पाना काफी डिफिकल्ट था, वो किस दिन मैनिपुलेट करेगा किस दिन नहीं, लेकिन हम बचना जरूर सीख सकते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ समझने मिला होगा, बढ़िया स्ट्रैटेजी सीखने मिली होगी। अब चीजें सही हो जाएं इसकी उम्मीद करते हैं, लेकिन चीजें खत्म नहीं होंगी। एक जाता है 10 नए छोटे छोटे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक कहावत है कि अगर आप ऐसे बड़े काम करते हो तो आप सांप के सर को मार सकते हो लेकिन उसकी बॉडी अभी भी जिंदा रहती है, और ये बॉडी भी काफी बड़ी होती है, तो बिना सर के बॉडी का भी काम चल ही जाता है। बंद करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा।